नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम टॉप 35 महत्वपूर्ण और दमदार प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हमारी क्लास है, ये कल वाली क्लास का सेकंड पार्ट रहने वाला है और इसके अंतर्गत एग्ज़ाम्स में आने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एमएस एक्सेल से। प्रश्न है एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है। आपसे चार्ट का कौन सा प्रकार नहीं है ये इसमें पूछा गया है। तो चार्ट के प्रकार वाले इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड में हो या फिर एक्सेल में हो या फिर पावर पॉइंट में हो। यहाँ पे प्रश्न एक्सेल से पूछा गया है, तो किसी में भी ये प्रश्न पूछा गया हो तो वहाँ पे कौन कौन से चार्ट होते हैं ये नाम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो चार्ट के जो सभी महत्वपूर्ण नाम है वो मैंने यहाँ पे साइड के अंतर्गत यहाँ पे ये नोट डाउन कर दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, कॉलम चार्ट होता है, पाई होता है, बार होता है, इसके अलावा लाइन होता है, एरिया होता है, डॉट एंड बबल और रडार। ये प्रमुख चार्ट हैं जो ये वर्ड हैं या फिर एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो, इन तीनों के अंदर ही ये आपके चार्ट होते हैं। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, एरिया यहाँ पे है, एरिया चार्ट, ठीक है। इसके अलावा पाई और लाइन ये दोनों भी इसके अंदर हैं। तो रेक्टेंगल जो चार्ट है वो यहाँ पे नहीं है, यानी रेक्टेंगल चार्ट आपके चार्ट का प्रकार नहीं है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सीपीयू निम्नलिखित में से कौन से दो घटकों से बना होता है। तो सीपीयू के बारे में आपसे पूछा गया है। आपको पता है हमारा जो सीपीयू होता है वो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है कंप्यूटर का दिमाग या फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? सीपीयू को बोला जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमारा सीपीयू होता है। क्लियर? अब इस सीपीयू को जो दो घटकों में डिवाइड किया गया, बांटा गया, वो कौन से, ये हमसे पूछा गया। तो सीपीयू के दो घटक होते हैं, वो होते हैं एएलयू और सीयू। एएलयू, कई बार एएलयू का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो एएलयू का जो पूरा नाम है वो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये इसका पूरा नाम है। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। और सीयू जो होता है इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, सीयू को बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू का प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा आता है। एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक। साथ ही इसका एक प्रश्न आपका और बनता है, आपसे पूछा जाता है कि सीपीयू का जो एएलयू भाग है उससे किस प्रकार की गणनाएं की जाती है। तो एएलयू जो पार्ट होता है ये आपका गणितीय और तार्किक गणना करने का काम करता है। गणितीय और तर्क से रिलेटेड जो गणनाएं होती हैं, ये तर्क से रिलेटेड गणना करने का काम कौन करता है? सीपीयू का एएलयू भाग करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रश्न अपना बनता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यदि आप किसी ईमेल संदेश में बीसीसी बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं, यानी जब हम किसी को मेल भेज रहे होते हैं तो नॉर्मली हम उसका जो मेल का पता है वो 2 में लिखते हैं। 2 के बाद अगर हमें, जैसे मान लो एक से ज़्यादा व्यक्ति हमारे पास में हो जाते हैं, एक से ज़्यादा व्यक्तियों को अगर हमें मेल भेजना है तब भी हम 2 में लिख देते हैं। इसके अलावा किसी को कार्बन कॉपी भेजनी है तो फिर हम सीसी में लिख देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बीसीसी एक बॉक्स होता है उसका भी उपयोग करते हैं, यानी बीसीसी में भी हम किसी मेल प्राप्तकर्ता का जो मेल एड्रेस होता है उसको जोड़ते हैं।
और बीसीसी में इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि अन्य जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनको उस व्यक्ति का या उस मेल के बारे में जानकारी ना दिखाई दे। तो बीसीसी होता है ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, और इसमें यही पूछा गया है कि जब ईमेल संदेश को हम बीसीसी बॉक्स में किसी प्राप्तकर्ता का पता जब हम जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि है उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है, और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश जो होता है ना, कौन से का, जिसका जो आपका ईमेल एड्रेस है वो बीसीसी में लिखा है, वो अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है बीसीसी, कि बीसीसी में जिसका मेल एड्रेस लिख दिया जाता है उसका जो पता है वो अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं चलता है। तो ये जो बीसीसी होता है ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो बीसीसी का कई बार पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी का पूरा नाम। ऐसे सीसी इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी, सीसी जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं कार्बन कॉपी। सीसी को हम बोलते हैं कार्बन कॉपी। तो ज़्यादातर जो प्रश्न अभी तक आया है वो आपका बीसीसी से ही आया है, और अब की बार बीसीसी का जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। और बाकी जो बीसीसी में जिस भी प्राप्तकर्ता का मेल एड्रेस जोड़ा जाता है वो अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का उदाहरण है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इसके अलावा वेबकैम हो गया, स्पीकर हो गए। ये सभी जो भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिनका भौतिक स्वरूप होता है ये सारे हार्डवेयर होते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से विकल्प में यहाँ पे आपको इन्होंने नाम लिख के दिया नहीं, यहाँ लिखा है इनपुट आउटपुट, MS वर्ड, एक्सेल, MS पेंट, मैट टूल, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इस तरीके से। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं इनको कार्य की प्रकृति के आधार पे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, कार्यशैली के आधार पे। जैसे कुछ कंप्यूटर को सूचना देने का काम करते हैं उनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, कुछ सूचना को आउट करने का काम करते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं, कुछ प्रोसेसिंग का काम करते हैं और कुछ स्टोर करने का काम करते हैं सूचना को। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर का जो संबंध है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से है। तो यानी इस प्रश्न का बिल्कुल जो सही आंसर है वो है आपका ए विकल्प। बाकी आपको यहाँ MS वर्ड, एक्सेल, MS पेंट, मैट टूल, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इस तरीके से अन्य विकल्प दिए हुए हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ग्राफिकल का मतलब है आपका चित्र से, यानी फोटो से। तो फोटो के रूप में जो किसी ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर को प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ये हमें बोला गया है। तो विकल्प है यहाँ पे, जैसे टास्क बार है, आइकन, डेस्कटॉप है, आइकन है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका वो है आइकन, आइकन बोला जाता है, ठीक है ना। डेस्कटॉप पे भी बहुत सारी फाइलें होती हैं तो उनका प्रतिनिधित्व कोई न कोई आपकी फाइल या फिर फोल्डर करता है, तो इसको आइकन बोला जाता है। सही आंसर है आपका सी विकल्प। अगला एक प्रश्न है आपका NVSP। NVSP पोर्टल है, तो इसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है मतदाता सूची का नाम खोजने में तो किया जाता है, अपने बूथ ACPC को जानने में ये भी किया जाता है, नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में ये भी किया जाता है, मतदाताओं को ईमेल भेजने में इसके लिए नहीं किया जाता। मतदाताओं को ईमेल भेजने का काम NVSP पोर्टल से नहीं होता है। तो डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। तो कौन सा भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से उसकी प्रस्तुति करने की अनुमति देता है।
तो उस जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में आपकी प्रेजेंटेशन बनती है और ये प्रभावी ढंग से किसी भी व्याख्यान को ब्लैक बोर्ड की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है या उसकी अनुमति देता है। तो सही आंसर है इसका सी विकल्प। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक का मतलब जो कंप्यूटर बना होता है वो किस किस चीज़ का बना होता है, तो हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रत्येक घटक होते हैं वो या तो हार्डवेयर होंगे या फिर सॉफ्टवेयर होंगे। तो विकल्प में दे रखा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या CPU रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस इस तरीके से। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर के जो प्रत्येक घटक होते हैं वो या तो हार्डवेयर होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं। ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, MS वर्ड में आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने की तुलना करने की अनुमति देता है। तो MS वर्ड में कौन सा एक ऐसा विकल्प या फीचर है जो कि कई दस्तावेजों को यानी डॉक्यूमेंट को एक साथ देखने और उनमें तुलना करने की अनुमति देता है। तो उस फंक्शन का नाम है वो है स्प्लिट स्क्रीन, यानी स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके आप एक से अधिक विंडो को एक साथ तुलनात्मक तरीके से देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ फुल स्क्रीन दिया है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज दिया है। तो फुल स्क्रीन से हम हमारी डॉक्यूमेंट को बड़े रूप में देखते हैं, मिनिमाइज से मिनिमाइज कर देते हैं और मैक्सिमाइज से बड़े रूप में उस विंडो को ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ए विकल्प। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी एक ऐसा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन यानी ईमेल वगैरह भेजने या देखने के लिए किया जाता है और इसमें कैलेंडर और कार्य प्रबंधन का कार्य भी शामिल है। तो ये काम हम कौन से सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, MS आउटलुक के अंतर्गत। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है सी विकल्प, MS आउटलुक, जिसमें ईमेल प्रबंधन का, ईमेल देखने भेजने और कैलेंडर कार्य प्रबंधन आदि का कार्य इसमें किया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे MS वर्ड, एक्सेल और अन्य विकल्प के रूप में MS एक्सेल लिखा हुआ है। सही आंसर है इसका MS आउटलुक। अगला प्रश्न है आपका पावर पॉइंट से। प्रश्न में आपसे पूछा गया पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड को सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का संयोजन कर उसका उपयोग किया जाता है। तो भैया पावर पॉइंट के अंतर्गत जब भी हम किसी स्लाइड या जो प्रस्तुति होती है प्रेजेंटेशन, उसको अगर हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, स्लाइड को डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस कुंजी का प्रयोग किया जाता है वो कुंजी है Ctrl+M। यहाँ पे विकल्प में Ctrl+X दे रखा है, N दे रखा है, Z दे रखा है। तो Ctrl+M हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, जिससे हम पावर पॉइंट की प्रस्तुति में किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसके साथ Ctrl+X है, तो Ctrl+X से हम कट करते हैं जो भी पावर पॉइंट के अंदर आप स्लाइड के अंदर कोई भी मैटर उसको कट कर सकते हैं। Ctrl+N से नई स्लाइड खोल सकते हैं और Ctrl+Z होता है अंडू, जिसे आप किसी भी किए गए कार्य की पूर्व स्थिति में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, MS पावर पॉइंट में सम्मिलित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को कौन आगे नहीं बढ़ाएगा। तो नीचे आपको ये कुछ विकल्प दिए हैं, जैसे माउस बटन है, स्पेस बार कुंजी, एस्केप कुंजी, एंटर कुंजी। तो इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि MS पावर पॉइंट के अंतर्गत स्लाइड शो में जो स्लाइड है यानी स्लाइड शो जो हमारा चालू है उसके अंदर ऐसा कौन सा कुंजी है जिसको दबा देने से हमारी स्लाइड वहीं पे रुक जाती है या फिर उसकी प्रस्तुति को हम समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है सी विकल्प, एस्केप कुंजी। एस्केप कुंजी से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो में स्लाइड शो व्यू के अंतर्गत हम स्लाइड को समाप्त कर देते हैं या रोक देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे स्पेस कुंजी है, तो स्पेस कुंजी का तो हम दो अक्षरों के बीच में गैप देने या स्पेस देने के लिए काम में लेते हैं। एंटर कुंजी से हम पैरा चेंज करते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। यानी जब हमारी कोई भी एक स्लाइड होती है
और उस स्लाइड शो के अंतर्गत जब स्लाइड शो चलता रहता है और उसमें जब स्लाइड हमारी चेंज होती है तो डिस्प्ले पर जो चेंज होते वक्त जो इफेक्ट हमें दिखाई देता है वो इफेक्ट क्या कहलाता है, हमसे ये पूछा है। तो विकल्प में यहाँ पे दिया स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, कस्टम ट्रांजिशन और स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लाइड ट्रांजिशन, डी विकल्प। यानी स्लाइड चेंज होने पर जो डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट होता है वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए, मात्र एक स्लाइड का एनिमेशन, जब हम कोई स्लाइड बनाते हैं उसमें बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस पर जब हम कोई एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं तो उस एनिमेशन को चेक करने के लिए हम कौन से फीचर का प्रयोग करते हैं या कौन से फीचर को प्रयोग में लाते हैं। तो विकल्प है जैसे ऑन क्लिक है, प्रीव्यू है, स्लाइड शो है, व्यू है। तो जब हमें केवल एक स्लाइड में किसी भी प्रकार के एनिमेशन को चेक करना होता है तो हम वहाँ पे प्रीव्यू बटन दिया होता है, इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके और हम उसका एनिमेशन चेक कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है MOOC, मॉक। तो मॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉक का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो मॉक का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ए विकल्प आपको यहाँ पे इसमें दे रखा है। तो इसका सही आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बाकी आपको 3 विकल्प यहाँ पे दे रखे हैं, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मेगा ऑनलाइन, ओशियन ऑफ कोर्सेज और मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक ओपन कोर्सेज। तो सही आंसर है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है इसमें पूछा गया प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस केबल का उपयोग किया जाता है? तो प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जब हम जोड़ते हैं तो प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम जिस केबल का प्रयोग करते हैं उसका नाम है HDMI केबल। तो ये है हमारी HDMI केबल। HDMI के द्वारा हम केबल के द्वारा जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से जोड़ते हैं। तो कंप्यूटर जो हमारा होता है उस कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए या फिर कंप्यूटर को हम अलग अलग तरीके से जब अलग अलग डिवाइस से जोड़ते हैं तो उसके लिए अलग अलग केबल का यूज़ करते हैं, जैसे पावर केबल, HDMI केबल, इस तरीके से। इसके अलावा आपकी VGA केबल होती है। लेकिन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए HDMI केबल का प्रयोग किया जाता है, जो कि बी विकल्प के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है ये हमें बताइए। तो वाईफाई का जो पूरा नाम होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। ए विकल्प में जो आपको दिया है ये ए विकल्प वायरलेस फिडेलिटी आपका सही आंसर है। इसके अलावा 3 विकल्प में आपको वायरलेस स्पेक्ट्री है, वायर फायर है, वायरलेस वक्स फाइन है, ये आपको दे रखा है। अगला आपका प्रश्न है कौन से पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट बुक करने के लिए किया जाता है? तो भैया बस टिकट बुकिंग के लिए कौन से पोर्टल का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्टल दे रखे, जैसे NVSP है, IRCTC है, RSRTC है ना, और PSK है। तो बस टिकट के लिए हम RSRTC इस वाली वेबसाइट या इस वाले पोर्टल का उपयोग करते हैं, जो कि राजस्थान रोडवेज की ये का पोर्टल है या फिर उसकी वेबसाइट है। अब यहाँ पे कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि RSRTC जो पोर्टल है या वेबसाइट है इसका पूरा नाम बताइए। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। तो अगर आपसे RSRTC का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न आता है आपका, उससे पहले हम यहाँ पे अगले प्रश्न से पहले यहाँ पे IRCTC की भी बात कर लेते हैं। IRCTC है ये आपकी इंडियन रेल की वेबसाइट है। इंडियन रेल का जो टिकट है वो बुक करने के लिए हम IRCTC वेबसाइट का यूज करते हैं। तो रेल के संबंध में IRCTC और बस के संबंध में RSRTC। तो IRCTC का भी कई बार आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाता है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो IRCTC का जो पूरा नाम है IRCTC है, उसका जो पूरा नाम है वो है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये आपका इंडियन रेलवे की वेबसाइट का पूरा नाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है उसका पूरा नाम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर है? तो देखो CD-ROM और CD-RW है। CD-RW क्या होता है? रीड और राइट होता है, यानी CD-RW को हम लिख भी सकते हैं और इसके अलावा पढ़ भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। जबकि CD-ROM को केवल पढ़ा जाता है, केवल पढ़ सकते हैं। तो ये प्रमुख अंतर है इसमें। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेजेंटेशन खालिस्तान का एक संग्रह होता है। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर बनाई जाती है और ये किसका संग्रह होता है? तो पावर पॉइंट के अंतर्गत हम स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड से प्रेजेंटेशन बनती है। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड का संग्रह होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है डी विकल्प। बाकी आपको यहाँ चार्ट दे रखा है, वर्कबुक वर्कशीट दे रखा है। वर्कशीट एक्सेल के अंदर होती है और स्लाइड्स आपकी पावर पॉइंट में होती है, जिससे प्रेजेंटेशन बनती है। तो दोस्तों हमारी ये जो क्लास है इसमें मैं हर वीडियो को एकदम डिटेल में लेके चल रहा हूँ। तो आप आराम से क्लास को देखिए और सभी प्रश्नों को समझते हुए आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। साथ ही हमारी इस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्लास होने के बाद आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन का उपयोग करके आप कमेंट सेक्शन के अंतर्गत अपनी जो क्लास है उसका फीडबैक ज़रूर दें। यानी जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि क्लास कैसी रही आपकी या मुझे और इसमें क्या करना चाहिए। तो आप कमेंट भी करें और इसके साथ ही आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगला हमारा प्रश्न है वो है किसी MS एक्सेल में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल एड्रेस को खालिस्तान के द्वारा पृथक किया जाता है। तो एक्सेल का ये प्रश्न है और एक्सेल के अंतर्गत प्रारंभ और अंत के सेल पते को पृथक करने के लिए आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो जो चिन्ह है वो है आपका कॉलन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्सेल का एक सूत्र लिखता हूँ, जैसे बराबर यहाँ पे मैंने यहाँ पे सम टाइप किया और यहाँ पे मैंने लिखा A1 कोलन A10। तो अब यहाँ पे आप ये सूत्र देख पा रहे हैं। इस सूत्र के अंतर्गत यहाँ पे ये बराबर का निशान हम सूत्र में लगाते हैं एक्सेल के अंतर्गत। फिर ये फॉर्मूले का नाम हो गया, ये प्रारंभ का सेल पता और ये अंत का सेल पता। तो इन दोनों को अलग करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो चिन्ह है ये, और इस चिन्ह को हम बोलते हैं कॉलन। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है बी विकल्प। यहाँ भी यही पूछा है प्रारंभ और अंत के सेल पते को अलग या पृथक करने वाले चिन्ह का नाम बताइए। तो कॉलन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बराबर लेन। लेन का फॉर्मूला, लेन का मतलब है लेंथ, यानी आप लेन लगा के जो कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हो टेक्स्ट के रूप में, उसकी लेंथ यानी अक्षरों को गिन के बताएगा कि उसकी लेंथ या उसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे VMOU लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इन अक्षरों की संख्या 9 है। तो ये यहाँ पे लेन के फॉर्मूले के द्वारा जो अंदर मैटर लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका आउटपुट होगा आपका 9। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है 9। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हो तो आपको अक्षरों को गिन के और आंसर बताना है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री आपकी बड़ी है
और सेल में दिखाई नहीं देती है। जब आप सेल में कुछ भी मैटर लिख देते हैं, मान लो सेल की साइज छोटी है, आपने मैटर लिख दिया ज़्यादा, तो वो आपका मैटर वो छिप जाता है सेल में, दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करें, हम किसका उपयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइन में प्रदर्शित करके देख सकते हैं। तो देखने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, उस सेल पे क्लिक करके और रैप टेक्स्ट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने से हमारा वो जो मैटर है जो कि आपका छिप गया था सेल के अंदर, वो आवश्यक रूप से कई लाइनों के अंतर्गत आपको प्रदर्शित हो जाता है। कई लाइनों के अंतर्गत आपकी उस सेल के अंतर्गत आपको दिखाई देने लग जाता है। और ये कार्य हम रैप टेक्स्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो डी विकल्प हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2019 में जो गिनता है, एक्सेल 2019 में गिनता है जो खाली नहीं है। यानी यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, तो आपसे पूछा गया कि इन फॉर्मूलों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो एक्सेल के अंतर्गत गिनने का काम करता है लेकिन खाली सेल को नहीं गिनता है। तो खाली सेल को नहीं गिनने वाला जो फॉर्मूला है वो है काउंट ए फॉर्मूला। काउंट ए यानी सेल में जो कुछ भी लिखा होगा टेक्स्ट या नंबर रूप में उस सभी को गिनेगा लेकिन खाली सेल को नहीं गिनेगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है वो है काउंट ए। अगला प्रश्न आता है, मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और एमएस एक्सेल 2010 में किस फीचर का उपयोग किया जा सकता है इसके लिए। तो यहाँ पे हमें ये कुछ विकल्प दिए हैं, जैसे सॉर्टिंग है, रैप टेक्स्ट है, फिल्टरिंग है और रेफ्रेसिंग है। तो आपसे पूछा गया है कि आप ये मान लीजिए कि किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो आप एक्सेल के अंतर्गत ऐसे कौन से फीचर का प्रयोग करोगे जो केवल 70 या 70 से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के डेटा को ही दिखाएगा, उन पंक्तियों को ही प्रदर्शित करेगा, बताएगा। तो ये काम हम फिल्टर के द्वारा कर सकते हैं। तो फिल्टरिंग हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपके पास छात्रों के नाम और उससे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ में एक डेटा सेट है, यानी छात्रों के नाम है और उनके अंकों का डेटा सेट है। आप ये जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। आप इसे एमएस एक्सेल फंक्शन का उपयोग करके कैसे, या किस एमएस एक्सेल फंक्शन का उपयोग करके आप इस डेटा के अंतर्गत कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यानी यदि हमारे पास में कुछ छात्र हैं और उनका कोई डेटा सेट है और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों के 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूलों के नाम दिए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से फॉर्मूले का उपयोग करके हम 90 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का डेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें काउंटिंग करनी है और कंडीशन है कि 90 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे इसके लिए हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे जो कि सी विकल्प में दिया है। तो सही आंसर है हमारा काउंट इफ। इसके बाद अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2003-7 और एमएस एक्सेल 2010 की फाइलों का एक्सटेंशन या टाइप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एक्सेल 2003 और 7 का एक ही होता है सेम, .xls, ठीक है। इसके अलावा 2010 और अभी वर्तमान में चल रहा है 2019, तो 10 और 19 का सेम होता है, वो होता है आपका .xlsx, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है 3, 7 और 10, तो यहाँ पे 10 और 19 का तो एक जैसा है और 3 और 7 का एक जैसा है। तो इस आधार पे अब आपको यहाँ पे बता देना है, यहाँ पे 3, 7 और 19 या 10 था, तो उस आधार पे इस प्रश्न का जो सही एक्सटेंशन है वो विकल्प बी में दिया हुआ है, यानी .xls जो 3 और 7 का हो गया और xlx 10 या फिर 19 का हो गया। तो बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फॉर्मेट पेंटर के प्रयोग से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पे कुछ इसके यूज को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, जैसे टेक्स्ट की कॉपी करना है, टेक्स्ट को हटाना है, टेक्स्ट को मिटाना है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की कॉपी करना है। तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है,
तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका डी विकल्प। अब यहाँ पे अगर आपसे शॉर्टकट कमांड पूछ ली जाए तो फॉर्मेट पेंटर आइकन से कॉपी करने के लिए या फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए हम जिस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो अगर शॉर्टकट कमांड आपसे पूछी जाए तो कंट्रोल शिफ्ट सी आपको बतानी है, और अगर मान लो आपसे यूज पूछा जाए तो टेक्स्ट मैटर की फॉर्मेटिंग की कॉपी करने का कार्य फॉर्मेट पेंटर के द्वारा किया जाता है। तो डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में कौन सा मेन्यू या टैब आपको फ़ॉन्ट या फिर शैली बदलने की अनुमति देता है। तो फ़ॉन्ट शैली क्या होता है, आप पेज में जो कुछ भी लिखते हैं, जिस भी फ़ॉन्ट फेस रूप में लिखते हैं तो वो उसका फ़ॉन्ट या शैली होता है। तो फ़ॉन्ट का शैली या फिर फ़ॉन्ट की साइज़ हो या फिर बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, ये सभी काम या इनमें बदलाव करने की जो अनुमति है वो हमें होम टैब देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है होम टैब। बाकी आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट, फॉर्मेट टैब और रिव्यू ये दिया हुआ है। अगला आपका प्रश्न है एमएस वर्ड में पेज के ऊपर और नीचे की स्थिति को देखने के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से आप कौन से विकल्प का चुनाव करेंगे। तो एमएस वर्ड से प्रश्न पूछा गया है, जैसे पेज को देखो मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं स्क्रॉल करना। और ये स्क्रॉल करने का काम इधर साइड की इस स्क्रॉल पट्टी से या ये स्क्रॉल बटन से भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है स्क्रॉल बार या स्क्रॉल पट्टी, जिसके द्वारा कि हम एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, अपनी जो पेज है उसको या फिर अपने जो भी डेटा है उसको शीट के अंतर्गत या पेज के अंतर्गत ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको टाइटल बार दे रखा है। तो टाइटल बार किसी भी प्रोग्राम के ऊपर की पट्टी होती है जो कि उसके टाइटल या नाम को बताती है। इसके अलावा रूलर बार के द्वारा जो भी हमारा पेज होता है उसके मार्जिन एरिया को प्रदर्शित किया जाता है। और पेज की ऊपर और नीचे की स्थिति यहाँ पे पूछी गई है, तो पेज की ऊपर और नीचे की स्थिति को देखने के लिए हम यहाँ पे स्क्रॉल बार का यूज करते हैं या स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण और दमदार बाकी के जो बचे हुए प्रश्न थे उनके बारे में बात की है। और ये जो क्लास है ये इससे पूर्व की क्लास का सेकंड पार्ट है। तो आप इस क्लास को आसानी से समझते हुए, धीरे धीरे आपको प्रश्न को समझते हुए इस क्लास को देखना है और अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगेन आपको बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।